Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Dhingra, a proud French-hammer and your faculty for Strategic Business Leader exam. Welcome to a brand new session on SBL Shorts, SBL Memory 8 सीरीज. बिल्कुल ये वही सीरीज है जहां हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाते हैं, एक ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगता है और उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं. एग्जाम्पल्स भी बात करते हैं और एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है और उसको बिल्कुल अपने अंदर समा लेते हैं. बिल्कुल ठीक. आज हम एक और टॉपिक उठाने वाले हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है इन मॉडर्न चेंजेस से, तो ये चीज हमसे फिर पूछी जा सकती है. तो आज हम टेस्ट करेंगे डिस्कशन ऑन ए टेक्निकल आर्टिकल विच इज क्रिप्टो करेंसीज एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स. बिल्कुल ठीक. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, टेक्निकल आर्टिकल आपको नए नए एरियाज को टच करने के लिए होता है ताकि नए नए एरियाज आपको आएं और आपको पता रहे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं और उनका इंपैक्ट कॉर्पोरेट्स के ऊपर या इंडस्ट्री एट लार्ज के ऊपर कैसे पड़ता है. यही पर्सपेक्टिव है इस टेक्निकल आर्टिकल का भी, जहां हमें वो समझाना चाहता है कि इस टर्म का विच इज क्रिप्टो करेंसीज का या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स का इंपैक्ट कॉर्पोरेट पे क्या पड़ सकता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. वही सब समझेंगे आज और एंड में ये भी समझेंगे कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसे प्रैक्टिकली स्मार्टली कैसे आंसर करें. तो चलें आगे. बिल्कुल सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल आर्टिकल. अरे सर कितनी बार बताओगे. समझ में आ गया सर. टेक्निकल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल आर्टिकल वो एरिया है जहां बच्चे अच्छा नहीं कर रहे होते हैं. टेक्निकल आर्टिकल वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जो नया एरिया होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे सर आपने लास्ट टाइम में ब्लॉकचेन भी कराया था. बिल्कुल ठीक है सर. एग्जामिनर फोकस करता है सर इस एरिया पे और हमें टेक्निकल आर्टिकल पढ़ के जाना चाहिए. सर हम समझ चुके हैं सर, हमें बार बार मत बताओ. बिल्कुल ठीक. थैंक्स फॉर रिवाइजिंग दिस. आपने टेक्निकल आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना है. बहुत सारे हमने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. जिन चीज़ों को हमें स्पेसिफिक स्ट्रेस देना है उनके लिए हम इन वीडियोस में स्पेसिफिकली आपके लिए लेके आ रहे हैं. बात समझ में आती है बच्चे. बिल्कुल आती है. तो देखें हम इसमें हमने पढ़ना क्या है. बिल्कुल सर, आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसीज एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, जिन्हें हम आईसीओज भी बोलते हैं. थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या, फिर इस पे आएंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. बिल्कुल ठीक. वाई दिस, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट शुड रियली अंडरस्टैंड कि ये क्रिप्टो करेंसीज का कॉन्सेप्ट है क्या एंड इसका इंपैक्ट क्या है फ्रॉम द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट एंड देयर एप्लीकेशन ऑन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. क्रिप्टो करेंसीज का अगर मैं कंपैरिजन बोलूं या मैं कोई एग्जांपल आपको देना चाहूं तो एक नाम जो आप सबके मन में आएगा और आप सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में सुना होगा, वो है बिटकॉइन. बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं, जो वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हैं. एक ऐसी करेंसी है जो एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का, जो हमारे लिए बहुत पॉपुलर भी है और हमने सुना भी है और बहुत लोगों ने उससे बहुत पैसे भी कमाए हैं. बात समझ में आती है बच्चे. बिल्कुल आती है. आज हम इसी चीज को समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या और इसका यूसेज किस तरह से लोग कर रहे हैं और किस तरह से ये कॉर्पोरेट को भी इंपैक्ट कर सकता है, ताकि अगर आप एज ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर कहीं पे बैठे तो आपको पता हो कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आईसीओ से आप क्या कर सकते हो, किसके क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं. और अगर एग्जामिनर हमारे पास आया तो हम बोलेंगे मिस्टर एग्जामिनर हम तो फिंट्रैमर हैं, हमें तो पता ही है ये. बिल्कुल ठीक. ये आपका जितना भी कंटेंट है ये एसीसीए के टेक्निकल आर्टिकल से निकाला हुआ है. मैंने उन्हीं से पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आपको इजी समराइज में मैं बता सकूं. मैं इस वीडियो के डिटेल्स में आपको टेक्निकल आर्टिकल का पाथ भी दे रहा हूं, जहां आप क्लिक करेंगे तो आप सारे टेक्निकल आर्टिकल देख सकते हैं. सारे टेक्निकल आर्टिकल एसबीएल के अलावा भी देख सकते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के टेक्निकल आर्टिकल्स वहां हैं, आप देख सकते हैं. वो चीज आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जरूर देख के जानी चाहिए. बात समझ में आती है. बिल्कुल आती है. चलो हम वापस आते हैं. क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या, डिजिटल एसेट्स होती क्या है. मैंने लास्ट टाइम आपको जो मैं ब्लॉकचेन का टेक्निकल आर्टिकल करा रहा था तो मैंने आपको वहां एक एग्जाम्पल दिया. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देखो ऐसा है, आप एसीसीए को 1000 पाउंड ट्रांसफर करते हो. जब 1000 पाउंड ट्रांसफर करते हो तो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो. जब अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो अपने क्रेडिट कार्ड को वेबसाइट पे डिटेल डालते हो. आपका वेबसाइट किसी ना किसी पेमेंट लिंक से या इंटरमीडियरी से लिंक्ड है. वो कहीं ना कहीं एक पेमेंट गेटवे से कनेक्ट होता है और पेमेंट गेटवे से कनेक्ट होकर पेमेंट
एक रिस्पेक्टिव कंट्री के पेमेंट लिंक में चली जाती है, जो फिर उसके बैंक से लिंक होता है, जहां पेमेंट गेटवे उसको बैंक में पहुंचा देता है। बिल्कुल ठीक। जब ये पूरी ट्रांजैक्शन होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बड़े सारे चार्जेस भी आते हैं, बिकॉज ये कोई भी काम, ये जितने भी चैनल्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, ये फ्री में तो करने वाले हैं नहीं, तो ये सारे के सारे चार्जेस लेते हैं, ताकि ये 1000 पाउंड जहां ट्रांसफर हो रहे हैं वो 1000 पाउंड जब वहां पहुंचे तो उसके ऊपर इन्हें चार्ज मिल जाए। इसीलिए जब आप ट्रांसफर करते हो तो एक्सचेंज रेट शायद 98-99 का होता है। जब आपके पास चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड में आता है तो शायद वो 102-103 रुपीज का आता है। जो ये 3-4 रुपए होते हैं, ये चार्जेस होते हैं इस ट्रांसफर को मटीरियलाइज करने के। बिल्कुल ठीक। क्रिप्टो करेंसीज एज ए कॉन्सेप्ट आया कि एक वर्चुअल करेंसी रहेगी, जहां आप वर्चुअल करेंसी में आपके पास एक वर्चुअल वॉलेट होगा, आप उस वॉलेट से वर्चुअल करेंसी निकालोगे और एसीसीए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे। ये कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं होगी, और क्योंकि ये कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं होगी तो कोई चार्ज नहीं होगा, कोई टाइम खराब नहीं होगा, तो फटाफट से हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज यही एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही बिटकॉइन भी, जो क्रिप्टो करेंसी का ही एक टाइप है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि बिटकॉइन अगर आपके पास है तो आप बिटकॉइन किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि एक वर्चुअल करेंसी है, आपने किसी को भी दी, उसने ली, उसके अगेंस्ट में आपको जो भी कंसिडरेशन उसने देना है वो दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक पैरेलल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, जो हमारी नॉर्मल करेंसी के सेपरेट चलती है, पैरेलल चलती है, जिसके लिए कोई भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। क्योंकि बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो खर्चे नहीं होते हैं, खर्चे नहीं होते हैं तो एक्सपेंस नहीं होते हैं, एक्सपेंस नहीं होते हैं तो हमारे को कोई भी खर्चा या एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं है। यही होती है डिजिटल एसेट, यही होती है क्रिप्टो करेंसीज इन वेरी 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 लेमनिश लैंग्वेज। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। अब हम बात करते हैं मटेरियल कॉन्टेक्स्ट स्टैंड पॉइंट से, या कॉन्टेक्स्ट स्टैंड पॉइंट से, जो आपका मटेरियल ऑलरेडी इस टेक्निकल आर्टिकल में गिवन है। उन्होंने डिजिटल एसेट को डिफाइन किया, उन्होंने कहा फिजिकल फॉर्म होती नहीं। हमने पहले ही बोल दिया सर वर्चुअल फॉर्म है, मेरा वर्चुअल वॉलेट है, यहां से मनी वहां चली जाएगी, तो हमें पहले से ही पता है। राइट टू यूज, उन्हें पता है जिस भी होल्डर के पास, ऑफर द होल्डर ऑफ द डिजिटल कोड, जिसके पास भी वो डिजिटल कोड होगा, मेरे कॉइन्स हैं तो मेरे पास डिजिटल कोड है, तो उसके पास राइट है इसको यूज करने का, एक्सचेंज करने का। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। फिर हमारे डिफरेंट इन ऑपरेशन, ऑन द फेस ऑफ इट exchange is very similar to use of money in the traditional currency system. However, the way the cryptocurrency operate is very 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 different, because सारा कुछ वर्चुअल फॉर्मेट में होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, नोड्स के थ्रू होता है, कहीं ना कहीं ब्लॉक्स बने होते हैं, उन ब्लॉक्स के थ्रू होता है, और क्योंकि वो ब्लॉक्स बने होते हैं तो वो बहुत सिक्योर्ड होते हैं, बिकॉज एक नोड को पता होता है दूसरे नोड में क्या हो रहा है, जो चीज बैंक के कंटेक्स्ट में नहीं होती है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो रही है, बहुत सारे यूजेस आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत और बहुत सिक्योरिटाइज होती है, और इसको हैक करना भी बहुत मुश्किल है। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है सर। आगे चलते हैं। अब हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है। देखो बच्चे, जब इतने सारे आपके नोड्स हैं, इतने सारे कंप्यूटर आपस में लिंक्ड हैं, और इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल लेजर तो है ही। बिल्कुल ठीक। मैनुअल लेजर तो होता नहीं है, बैंक तो है नहीं बीच में, तो डिजिटल लेजर होता है। और वो जो डिजिटल लेजर होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिकॉज हर कंप्यूटर, हर नोड अपना लेजर खुद मेंटेन करके चलता है, और उससे सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसे हम डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी बोलते हैं, या लेजर भी बोलते हैं, जहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन दैट लेजर ऑफ ऑल द पीसीज दैट आर लिंक्ड इन दिस चेन। इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसी को हम क्रिप्टो करेंसीज की वर्कआउट मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। दी फिएट करेंसीज, जो पुरानी करेंसीज हैं, ऑपरेट थ्रू सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, जो यहां नहीं होता है, यहां तो सब कुछ वर्चुअल होता है। इन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम देर इज नो सेंट्रल बैंक, वी ऑल नो दैट, देर इज नो सेंट्रल रिकॉर्ड्स, देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज ऑपरेटेड इन यूजिंग ए डिजिटल लेजर सिस्टम। बिल्कुल सर, आपने लेमनिश लैंग्वेज में बिल्कुल समझाई दिया हमें। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज एन इफेक्ट ए ह्यूज डेटाबेस, जिसका कोई एक सिंगल डेफिनेट वर्जन नहीं होता है। आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा ये, कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बिना मूव ही नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ही सिक्योरिटाइज होता है। दिस प्रेजेंट ए क्लियर एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इन विच सेंट्रल रिकॉर्ड कुड बी हैक्ड एंड मैनिपुलेटेड। टू सक्सेसफुली मैनिपुलेट ए डिजिटल लेजर सिस्टम, एवरी सिंगल कॉपी ऑफ लेजर वुड नीड टू बी हैक्ड एंड ऑल्टर्ड, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल, एक टाइम पे सबको हैक करना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये चीज हो ही नहीं सकती है। बात समझ में आती है बेटे? बिल्कुल आती है सर। आगे चलें? चलो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्रिप्टो करेंसीज के? देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमने समझ ही लिया, सर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होता। दूसरा,
रिड्यूस करेंसी रिस्क नहीं होता, करेंसी का कोई रिस्क नहीं है ना, मूवमेंट नहीं है करेंसी में, बिकॉज करेंसी तो है नहीं, डॉलर इतने का हो गया, पाउंड इतने का हो गया, वो तो होना नहीं है, बिल्कुल ठीक। रिड्यूस करेंसी रिस्क, अवॉइड बैंक ट्रांसफर एंड रेगुलेटर फीस, बिल्कुल ठीक है सर। ईजियर बिजनेस ट्रांजेक्शन विद वाइडर रेंज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूजर, कहीं पे भी कैसे भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Cryptocurrencies could be potentially offer a more stable currency to locations with unstable local currencies, बिल्कुल जहां अनस्टेबल है वहां भी स्टेबिलिटी लेके ये आ सकता है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब ये तो हुए इसके बेनिफिट, हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी इस पर जरूर नजर आएगी। देखो इतनी बड़ी करेंसी चल रही है, इतना बड़ा पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो क्यों आज भी वो बैंक्स नहीं ले सके, या जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने उसको रेगुलेट नहीं किया? कहीं ना कहीं तो इशू रहा होगा। क्या लिमिटेशन है उसकी? सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एज देयर इज नो गवर्नेंस सिस्टम। बिकॉज आज की डेट में भी ये पैरेलली मेंटेन हो रही है, रेगुलेशन के अंदर अभी भी नहीं आई है। सब दूसरी, द लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिकॉज आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं है। अगर आपके पास आपकी करेंसी है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक एश्योर करता है कि वो करेंसी वाइबल रहेगी, बट क्रिप्टो करेंसी के पास ऐसे कोई गवर्नेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क आपके पास है। इन्वेस्टर लूज देयर फंड्स इफ देयर पासवर्ड इज लॉस्ट, बिकॉज सब कुछ वर्चुअल है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप अपनी करेंसी लूज आउट कर सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अफोर्डेड टू यूजर्स along with the challenge of tracking transaction, cryptocurrencies can facilitate illicit activities such as money laundering। अगर रेगुलेटेड नहीं होगी मेरे बच्चे, तो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ के लिए भी ये फंड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ड्रग ट्रांजैक्शंस या कुछ और जो हमने कभी सुना ही ना हो, उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बट डिस्पाइट दिस, ऑल आई कैन टेल यू इज क्रिप्टो करेंसीज डे बाय डे बहुत और बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत ईजी हैं और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही हैं इन दी पैरेलल इकोनॉमी। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। अब हम गए आगे, क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप बिटकॉइंस को भी देखोगे तो एक तो है आप एक्सचेंज कर सकते हो, जैसा मैंने बोला आप इंडिया से पैसा दे सकते हो एसी से यूके को, तो एक एक्सचेंज हो सकता है। एक आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी रख सकते हो कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, तो दोनों तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, इन्वेस्टमेंट भी और एक्सचेंज भी। अब हम आते हैं ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स क्या है। आईपीओ सुना है बच्चे? सर बिल्कुल सुना है। कंपनी शेयर निकालती हैं, मार्केट से पैसा लेती हैं, तो शेयर्स देती हैं उन्हें और उसके अगेंस्ट में उन्हें पैसा मिलता है, विच वी दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड ऑफ कोर्स द बेनिफिट फॉर द कंपनी। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स भी होता है जहां पे कॉइन्स निकाले जाते हैं। कॉइन्स निकालने का सबसे बड़ा जरिया क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? ताकि कंपनी फंड इकट्ठे कर सकें। अगर कंपनी अपने फंड इकट्ठे कर लेंगी पैरेलल इकोनॉमी में या पैरेलल मार्केट में, तो जो पूरा का पूरा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है जहां उन्हें इतने सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं फंड रेजिंग के लिए, वो शायद नहीं करने पड़ेंगे। इसी कारण से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स भी एक पैरेलल सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स है जो मार्केट में अब पॉपुलर होता जा रहा है। और कॉर्पोरेट के लिए वो चीज़ ईज है, बिकॉज उसमें ईज ऑफ रेजिंग मनी होता है, कॉस्ट भी कम होती है और पैसा जल्दी मिल जाता है। इसलिए कॉर्पोरेट सोचते हैं कि आईपीओ की जगह ना आईसीओस कर लो, बट अभी भी ये बहुत कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसीज कैन ऑल्सो बी यूज एज ए मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, हमने बात करी ली। दिस इज अचीव थ्रू क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इन एन आईसीओस। आईसीओस हैव डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी विद आईपीओस, जो हमने बात करी ली। However, there are some key differences. Number one, supporters, not investors. ICO involves supporters who buy into the system. Investors नहीं होते, उनका नाम supporters होता है यहाँ पे। ये चीज़ तो बहुत easy है और बहुत simple है, बात समझ में आती है। There is no controlling authority to govern, ये हमने पहले ही बात करी। Unlike IPOs, ICOs in the most part are unregulated, ये भी हम बात कर चुके हैं। Originally, ICOs were used by tech entrepreneurs as a method of raising finance. They need to create new blockchain based cryptocurrencies or related app or systems. Initially आया उन्हीं के लिए था, but अब day by day बच्चे ये popular होता जा रहा है। The niche approach to raise finance allows the company to raise finance very quickly and to bypass the heavily regulated markets. बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। Popularity of ICOs soared in the later half of 2017, at which time they overtook venture capital as primary source of funding in their blockchain sector. बहुत सारी जगह हो रहा है बच्चे, हमें अभी पता नहीं है, बट ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है 2017 onwards. Even I have seen some transactions myself,
जहां पे ब्लॉकचेन फंडिंग हुई है। आगे चलें, बिल्कुल। सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ आईसीओस। बेटा सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी कहीं सुना है हमने? कहां सुना है? जहां सर आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो, तो आप देखते हो कि वो सूटेबल है, एक्सेप्टेबल है, फिजिबल है या नहीं। हमें यही चीज आईसीओस के परस्पेक्टिव से देखनी है। सबसे पहली चीज, मनी कैन बी रेस्ड क्विकली, वी नो दैट, आईसीओस का बेनिफिट है उसमें। चीपर सोर्स है, वी नो दैट, आईसीओस का बेनिफिट है उसमें। ईज है, वी नो दैट, बेनिफिट है उसमें। ग्लोबल इन्वेस्टर बेस है, कहीं से भी कैसे भी पैसा रेज कर सकते हो, बेनिफिट है। इमीडिएट लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, जल्दी ले सकते हो, लिक्विड इन्वेस्टमेंट रहेगा, कभी भी वापस कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। बट रिस्क भी है बच्चे इसमें। वो रिस्क क्या है? क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, तो यू मे एंड अप रेजिंग मोर फंड देन इट इज नीडेड। कोई बार तो है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं फंड ज्यादा रेज कर सकते हो जितना आपको चाहिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, वाइट पेपर नहीं है कहीं पे भी, कोई रेगुलेटेड नहीं है, तो वाइट पेपर नहीं है, पता नहीं है क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसी नहीं, कैसे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या इलीगल है, क्या इलीगल नहीं है, तो वहाँ भी इशू हो सकते हैं, बिकॉज आपके पास कोई बाइबल नहीं है जिसे आप रेफर करोगे। बिल्कुल ठीक। एनोनिमिटी है एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। एनोनिमिटी है ना, किसके पास है, किसके पास नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रॉड एंड द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन सारी की सारी आईटी इन्वायरमेंट में है, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है, और ऐसे फ्रॉड्स होंगे जिसका हमें आज की डेट में शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल आती है। अब हम गए सम टिप्स के ऊपर, कुछ ऐसी टिप्स जो एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां आईसीओस की डिस्कशन हो रही है या क्रिप्टो करेंसीज की डिस्कशन हो रही है, तो आपने सबसे चीज करनी है, सबसे पहली चीज होनी चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ढंग से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। दूसरा, यू हैव टू स्पेंड टाइम्स इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन कि वो कैसे फंडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्या आईसीओ ही सिर्फ ऑप्शन है, या आईसीओ ऑप्शन क्या वहां पे एप्लीकेबल होता है, क्या ये वहां पे सूटेबल होगा, फिजिबल होगा या नहीं। इंपॉर्टेंट है डिटेल में समझना। देन कम्स, इज देयर ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए रियल और अर्जेंट नीड फॉर एंड क्विक नीड ऑफ द फंड्स, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्विक और अर्जेंट फंडिंग का आईसीओस का बेनिफिट होता है। क्या वो रिक्वायरमेंट सही में हमारी है या हम वेट कर सकते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ अदर फंडिंग बहुत ज़्यादा है जो हम आईसीओस की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ का असेसमेंट भी करना है। एंड लेट्स सी इफ देयर इज नॉर्मल फंडिंग सोर्स अवेलेबल और नॉट, ये भी देखना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो ही आपको आईसीओ रिकमेंड करना है। एंड इवैल्यूएट आईसीओ थॉरली, प्लसेस एंड माइनसेस दोनों देखने हैं। मैनेजमेंट को आपको ये भी बताना चाहिए, जो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, व्हेन असेसिंग वेदर और नॉट आईसीओ इज अप्रोप्रिएट, कंपनी विल नीड टू लुक एट दीज फैक्टर्स अलोंगसाइड विद स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशंस एंड रिस्क पॉलिसीज। रिस्क पॉलिसीज, रिस्क पॉलिसीज, बार बार कह रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, जरूर मैनेजमेंट को बताना है कि इसमें रिस्क है, आपको पता होना चाहिए, और इन रिस्क को आपको ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। एंड इन्फॉर्म टू द एक्सटेंट दैट इट वुड बी कंसिडर्ड सूटेबल, एक्सेप्टेबल एंड फीजिबल डिसीजंस। अगर आप ये रिकमेंड करके आओ भी, तब भी प्लस और माइनस साइड दोनों बता के आना एग्जामिनर को कि ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये इसके नेगेटिव्स हैं, ताकि उसको ये पता हो कि आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी एज ए कॉन्सेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है। बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल। दिस वॉज इट आई वॉन्टेड टू कवर फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी स्टैंड पॉइंट। मैंने इस पूरे टेक्निकल आर्टिकल को बहुत नटशेल में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप you like this video. You should certainly subscribe to FinTram channel, because we'll keep sending these videos, keep updating these videos, and of course please press the bell icon, ताकि आपको जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। बच्चे, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो ये न्यू कॉन्सेप्ट। एज आई सेड, कई बार एग्जामिनर एक नई सिचुएशन लेके आता है जो SBL में बहुत और बहुत कॉमन है। अगर वो सिचुएशन को हम ढंग से कैप्चर कर लेंगे और इनको ढंग से अप्लाई करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, तो हमें कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। हम तो फिनट्रैमर है सर, हम प्रॉब्लम आने देंगे ही नहीं। बिल्कुल। सो विद दैट, दिस पंकज ढिंगरा साइनिंग ऑफ।